बीटेक, शाबाश। ब्रांच ठीक है। कहाँ से किया आपने? कौन सा कॉलेज? एसएसएम, ठीक है। तो कैसे आपने सोचा कि इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज? पहले से ठीक। कब हुई आपकी ग्रेजुएशन? फेब, ठीक है। तो अभी आप दोनों का जीएस हो गया हुआ है, चल रहा है? आपका चल रहा है ना? आपका कितना टाइम हो गया जीएस को? मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हो आप जीएस? आपका? आप बता रहे थे बड़ी हिस्ट्री बचा हुआ, बाकी हो गया हुआ। ठीक, बाकी आपका तो मुझे पता ही। तेरा क्या बैकग्राउंड है भाई? बीकॉम। तूने कैसे सोचा सिविल सर्विसेज? ऐसा लग जाता था, कुछ तो होना चाहिए ना। मान ले तू सिलेक्ट हो गया, इंटरव्यू में पहुंच गया, तो देखो पूछेंगे ना, मिस्टर विशाल शर्मा, व्हाई डिड यू चोज सिविल सर्विसेज एज योर कैरियर? तो क्या बोलोगे? टू सर्व द नेशन। तो वही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ, तो बोलो ना फिर कि मुझे नेशन को सर्व करना है। सच सच बात है या झूठ है? क्योंकि मैक्सिमम लोग यही आंसर बताते हैं, तो फिर जनरली कहा यह जाता है कि ये आंसर नहीं बताना है हमारा। तो आप मुझे तो सच बता ही सकते हो। आंसर मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। तो ये 3 महीने हो गए अंतर पढ़ते हुए, अब तो पूछ रहा है कि जब आंसर पता चल गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो माय नेम इज विशाल, तो मैं आपको एंथ्रो पढ़ाऊंगा। आज हमारा पहला ये वर्कशॉप जैसी क्लास होगी, ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हो अभी क्लास से पहले, ताकि ड्यूरिंग अवर कोर्स मैं उसको एड्रेस कर दूं। कोई भी आपके माइंड में डाउट है, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन पूरा आपका जो भी अभी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे जीएस हो, चाहे ऑप्शनल हो, या फिर कोई मतलब स्ट्रेटेजी रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई डाउट है जो आप घर से लेकर आए हो, जो अभी तक अनसॉल्व है, तो आप अभी वर्कशॉप शुरू होने से पहले मुझे वो चीज पूछ सकते हो, ताकि बाद में हम उसको केटर कर लें। कहना। तो आपका क्या बैकग्राउंड है? सोशियोलॉजी में, ठीक है। आपका तो काफी सारा ओवरलैप हो जाएगा, आप दोनों का तो काफी। देखो एंथ्रो में थोड़ा बायो वाला पोर्शन है, थोड़ा सोशियोलॉजी, तो आपको बायो वाला, इनको सोशियोलॉजी, तो दोनों दोस्ती कर लो। तो क्या बन जाएगा? सिर्फ एक हिस्टोरियन चाहिए, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को मर्ज किया गया है एंथ्रोपोलॉजी में। थोड़ा सा हिस्ट्री लिया गया है, थोड़ा सा सोशियोलॉजी लिया गया है, और थोड़ा सा बायो वाली चीज ली गई। एक्सपर्ट एक भी नहीं चाहिए हमें, इनमें तीनों में से कोई भी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा शैलो नॉलेज चाहिए, लेकिन ज्यादा चीजों की चाहिए। शैलो शैलो नॉलेज ऑफ मोर नंबर ऑफ थिंग्स, मोर नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक। हम बताओ, क्या कोई सवाल है आपका जो आप चाहते हो कि आज यहाँ से घर जाते वक्त एड्रेस हो जाए? कोई भी चीज, नॉट जस्ट मतलब एंथ्रो का है तो बहुत अच्छा, इसके अलावा कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो जो आपके माइंड में है तो पूछ लो। मैं इस पूरे मतलब इस प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच में पूछो आप। नहीं, आप ये दोनों लेके गई हैं पहले वर्कशॉप, इसलिए नहीं पूछ रही। ये तो पढ़ती है, वो आई हुई है पहले 3-4 दिन। बताओ। कुछ नहीं है आपका? शाबाश, ठीक। पूछ ले यार, कुछ तो पूछ ले। अच्छा, ये दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, ममता के दिमाग में मुझे लग रहा है कुछ। नहीं कुछ। लक्ष्मीकांत, हाँ। अब अगर मैं बोलूं आपको कि मैंने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी भी नहीं है, तो फिर पता क्या होता है? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ लाइफ की। जिस दिन आप लिस्ट में आ जाते हो ना, इंसान तो वही रहता है, लेकिन लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैंने इतनी डेप्थ में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, अब बोल दोगे तुक्के से हो गया इसका सिलेक्शन, अब बोलोगे पायलक, ठीक है। तो अब एक को समझाओगे, दूसरे को समझाओगे, तीसरे तक आप बोलोगे मैंने लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ी है, फिर अब तो नहीं बोलोगे। तो मैं अपनी सारी क्लासेस में यही बच्चों को समझाता हूँ
कि ये एग्जाम जो, देखो मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने 2011 में एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कॉलेज से ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, ठीक है, इन अ कंपनी, 2-3 कंपनीज में प्लेसमेंट हुई थी। कैप जेमिनी में हुआ था, एचसीएल विप्रो में तो मैं मतलब नहीं था इंटरेस्टेड, लेकिन हो उसमें भी गया था। और जो मैंने सेलेक्ट की थी कंपनी, दैट वाज एरिसेंट, ठीक है, एरिसेंट टेक्नोलॉजी। तो वो एरिसेंट टेक्नोलॉजी बेसिकली वो ये टेलीकॉम रिलेटेड कंपनी थी, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये भी 5G टेक्नोलॉजी चल रही है ना, तो इसका प्रेडिसेसर था वो, तब उस पर 4G पे काम हो रहा था। तो फिर उसमें मैंने 3-4 साल काम किया है। फिर उसके बाद देन आई शिफ्टेड टू अनदर कंपनी, कॉलकॉम, ठीक है। तो कॉलकॉम के प्रोसेसर आते हैं, जो आपके पास जितने भी आप लोगों के पास फोन होंगे उसमें जो प्रोसेसर होगा वो कॉलकॉम का ही होगा। 3G टेक्नोलॉजी बनाई ही कॉलकॉम ने। आपके पास जो भी फोन है, ठीक है, या पुराना फोन था, वो जब भी फोन बिकेगा तो उस फोन के 3-4% रॉयल्टी जो है वो किसके पास जाती है, कॉलकॉम के पास। और कॉलकॉम में जॉब करने के भी बड़े अच्छे अच्छे पर्क्स थे। आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, मेरे 2 खुद के पेटेंट्स हैं, और पेटेंट फाइलिंग का भी पैसा मिलता है। तो बहुत मजा आता है कॉर्पोरेट में काम करके, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा कि इंडिया में क्या होता है कि आपको एक लेवल तक ही आप राइज कर सकते हो टेक्निकल फील्ड में, उसके बाद आपको मैनेजमेंट में आना पड़ता है। तो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट। तो फिर जब एक लेवल आ गया था, उसके बाद या तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है कहीं बाहर, ठीक है, आप फॉरेन चले जाओ, ठीक है। तो वहां है ऑप्शन आपके पास कि आप रिटायर होते तक सिर्फ टेक्निकल टीम में रह सकते हो। इंडिया में कोई भी, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उसमें ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। बड़ी कम कंपनी है, अब हो सकता है धीरे धीरे, जैसे एप्पल अमेजोन वगैरह में थोड़ा थोड़ा चल रहा है वर्क कल्चर, बट फिर भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक। तो आफ्टर 9 years ऑफ वर्किंग आई शिफ्टेड बैक टू दिस जर्नी, ठीक है। तो 9 साल में मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पेपर के साथ। तो उसके बाद आके आप इसको थोड़ा सा ग्रास्प करके, चीजों को स्मार्टली वर्क करके, आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो पहले ही अटेम्प्ट में। और मतलब जो चाहो वो कर सकते हो बेसिकली, सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और अगर आपने सोचा, अब तेरे को पता ही नहीं है तू पेपर करना क्यों चाहता है, मुझे पता था मुझे क्यों करना है। पहली बात तो आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, और विल पावर के लिए आपके पास एक हुक होनी चाहिए कि जो आपको बताए कि हाँ मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। वो रीजन जितना मर्जी सेल्फिश हो, आपने किसी को थोड़ी बताना, खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। भले ही हो सकता है किसी ने आपको ताना मारा हो, तो कुछ नहीं कर सकता। कोई आपका नेबर है, कोई आपका क्या है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार शादी में मिल गया खाना खाते खाते, वो हमारे हिंदे जागते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। टू सर्व द नेशन, नेशन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हम एस्पायर करते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंचे कि नेशन को सर्व करें, लेकिन जब आप उस लेवल के पहुंचते हो तो इतनी पॉलिटिक्स आती है, आप नेशन भूल जाते हो। तो एटलीस्ट चलो एक इंसान अच्छा बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब बात ये होती है कि ठीक है, जम्मू में रहना है, सीधी सी बात जो मैंने सोची, जम्मू में रहना है, जम्मू में सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है, यही है। सरकारी में बेस्ट कौन सी है, यही है सबसे ऊपर, इससे ऊपर क्या है। अगर आपको जाना है कहीं बाहर, तो फिर तो चलो आईएएस की तैयारी करो, क्योंकि अब क्या हुआ है, अब सिस्टम चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आप आईएएस टॉप कर लोगे तो भी आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, ठीक है। अब वो इनसाइडर आउटसाइडर वाला क्राइटेरिया हो गया हुआ है कि देयर इज नो गारंटी कि आप आईएएस टॉप करो और आपको जम्मू कश्मीर कैडर मिले। जम्मू कश्मीर कैडर तो है ही नहीं, अगमुट कैडर मिले, ठीक है। तो अगर आपका माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीजें पैसे कि मुझे जम्मू में रहना है। अब मेरी क्लियरिटी थी कि मुझे जम्मू कश्मीर में रहना है, तो अगर आईएएस कर भी लूंगा तो बाहर जाऊंगा तो फायदा है। बाहर तो मेरी पहले बहुत अच्छी जॉब थी, उसमें आईएएस से ज्यादा सैलरी थी, तो वो क्यों छोड़ के मैं यहाँ आया। तो मुझे यहाँ रहना ठीक है। अब पैसा हर चीज नहीं होती है, ये सारी आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या है, लाइफ में आपको पीस चाहिए, सोलेस चाहिए, घर बैठो आराम से घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो है सोसाइटी। उसी को हम यहाँ पढ़ते हैं, वही एंथ्रोपोलॉजी। ये आपको एक्चुअल में लाइफ की मीनिंग सिखाती है कि आपकी लाइफ है क्या, ठीक है। आप अपने अगर कल्चर से जुड़े हुए नहीं हो ना, तो जितना मर्जी पैसा कमा लो वो कोई नहीं पूछ रहा आपको, कोई आपको पूछेगा नहीं, जितना मर्जी पैसा हो आपके पास। लेकिन अगर आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो धीरे धीरे भी अगर ग्रो कर रहे हो और अगर आप एक अच्छे इंसान हो, तो सब लोग आपको प्रेज करेंगे, और उस प्रेज से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तभी बनेगी अगर आपका माइंड में थॉट्स क्लियर हैं कि आप ये एग्जाम करना क्यों चाहते हो और लाइफ में क्यों लाइफ में करना क्या चाहते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ, आपको पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि इंसान, कोई भी इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है,
ठीक है, आप कभी भी ये चीज मत सोचना कि मेरे 10th में उससे कम नंबर आते थे तो वो नहीं कुछ बना तो मैं क्या बनूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, जो स्कूल में सबसे कम नंबर लेता था वो आज सबसे आगे है, वो आज सबसे आगे है। मतलब आज की डेट में देखा जाए, हम मतलब मेरा जो बैच है, हमें स्कूल छोड़े 10-12 साल हो गए थे। तो 10-12 साल में जिसने भी तैयारी तोरी करनी थी, जिसने जहां पहुंचना था, सब अपनी जगह सेटल हो गए हुए हैं। तो स्कूल में जिनके मार्क्स कम आते थे आज वो सबसे आगे, इनफैक्ट कॉलेज में भी। तो उससे का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको थॉट क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में। और अगर आपके अंदर वो पावर है, विल पावर है, तो आप ठान लो और फिर आप इसकी तरफ, पेपर की तरफ ध्यान दो। चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, टाइम में फिर आपने ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि मेरा ये एग्जाम जो है ये मैंने निकालना ही निकालना है, पहली बार दूंगा, पूरी कोशिश से जितने भी सोर्सेस मुझे मिलेंगे, जितनी गाइडेंस मुझे मिलेगी, वो सारा कुछ लेके मैं ये एग्जाम दूंगा। अगर पेपर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा पेपर पहली बार नहीं निकला तो मैं देखूंगा कि मेरी गलती क्या थी। ठीक है, उस गलती देखना ज्यादा जरूरी है, मेरी गलती क्या थी, और फिर मैं उस गलती को सुधार के दोबारा अगला अटेम्प्ट दूंगा, तो मेरा निकल जाना चाहिए। अगर मेरा फिर भी नहीं निकला तो मैं देखूंगा कि मैं गलतियां ढूंढने में कहां फेल हूं, असफल हूं, फिर मैं दोबारा से रिव्यू करूंगा, देखूंगा मेरी और कौन सी छोटी गलती है जो इस बार रह गया। तो ऐसे करते करते आप निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन आपका माइंड पहले ही क्लियर होना चाहिए, मैंने तो निकालना है। टाइम आपके लिए मीनिंग रही। 2-3 बच्चे मुझे पूछते हैं टाइम, ममता पूछ रही थी कितने घंटे पढ़ो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली कभी टाइम को मेजर नहीं किया, क्योंकि आप टाइम को मेजर करके नहीं पढ़ सकते हो, फिर आप टाइम बाउंड हो गए ना। आप रखो, टारगेट बनाओ कि मैंने आज ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अगर आप आज 2 घंटे में वो चैप्टर पढ़ लो तो आपका टाइम 2 घंटे का, आपने कुछ अचीव तो किया। रात को सोओगे ना जब, तो आपको अच्छी नींद आएगी। अगर अच्छा, अब एक दिन का टारगेट आपने रखा था, एक चैप्टर मैंने पढ़ना है जो 2 दिन में कर लिया, तो अब आपको पता है कि अगले दिन अब मैं टारगेट अपना बढ़ाती हूँ, एक चैप्टर की जगह मैं 2 चैप्टर रखती हूँ। 2 चैप्टर रखो, हो सकता है लेकिन उस दिन आपका मन ना लग रहा हो और पूरे दिन में 2 चैप्टर भी ना कर पाओ, तो रात को सोते वक्त फिर आपको क्या होगा, अपने ऊपर क्या लगेगा, आपको गिल्ट आएगा। तो फिर सोते सोते उठ जाओगे, फिर पहले खत्म करोगे फिर सोओगे। तो जो आप डेली टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ। ठीक है, इतने ही टारगेट्स बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करते चलो। और हर 10-15 दिन में अपना टारगेट, मतलब खुद से लड़ाई है आपकी, किसी और से नहीं है। आपने जो चैप्टर आज 1 घंटे में पढ़ा, तो नेक्स्ट टाइम वो आपने कोशिश करना है सेम टारगेट कम टाइम में करने के लिए, या 1 घंटे में 2 चैप्टर। क्यूमुलेटिवली इसको बढ़ाते चलो, खुद अपना बेस्ट बनो। ठीक है, तो जब आप ऐसे करोगे फिर टाइम टाइम से आप बाहर निकल जाओगे, टाइम स्पेस की दुनिया से बाहर निकल जाओगे, फिर आपके टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो जब टारगेट होंगे तो टाइम भूल जाओगे, फिर आपको ना दिन का पता चलेगा ना रात का पता चलेगा, आप एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। फिर उससे बाहर कब निकलोगे, जब पेपर निकलेगा। ठीक, तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी आपको। ठीक है, ऐसे सोचते रहोगे आज क्या पढ़ूं, कल पे टारगेट बना लो। और टारगेट बनाने का सबसे बेस्ट क्या रहता है कि शुरू में तो जब ट्यूशन पढ़ रहे हो तब तो कुछ नहीं कर सकते हो, आपने पढ़ना ही है। ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है घर जाके उसको अच्छे से पढ़ो, या समझ नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछो। ऐसा होना चाहिए साइकोलॉजिकली, आप इतने तेज होने चाहिए कि टीचर जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, आप टीचर से एक लाइन आगे चल रहे हो। वो कैसे चलोगे, कोई स्टैंडर्ड बुक्स होंगी जो टीचर ने बताई होगी, घर जाके उसको पढ़ो, तब आओ अगले दिन। टीचर कुछ गलत लिख रहा है आपको पता होना चाहिए। चलो क्लास में नहीं करना, क्लास के बाद डिस्कस कर लो कि सर ये चीज लिखाई थी, क्या इसका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर टीचर को पता चलता है कि बच्चे तेज हैं, वो भी अगले दिन पढ़कर आता है, और कई चीजें होती हैं वो उसको इंटरेस्ट आता है तो और भी बच्चों को वो अच्छे से पढ़ाता है। ठीक है, अब डल बच्चे हो, वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो टीचर भी क्या बताएगा। जैसे इनिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं डेली करंट अफेयर सुनता था। अब होने क्या लगा, उससे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर इससे हमारा सिलेबस लेट हो रहा है, करंट अफेयर नहीं सुनना। अब 2-3 बच्चों की अब सबकी अब छोड़ दिया फिर सुनना, फिर कहते नहीं अब हमारी तैयारी नहीं हो रही, अब करंट अफेयर सुनो। तो ये बड़ा टीडियस जॉब होता है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। लेकिन हाँ, दोनों के बीच, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में अगर एक अच्छा इंटरेक्शन हो तो फिर सारी चीजें चल जाती हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उसी तरीके से हम लोग अपना सिलेबस भी कवर करें, और टारगेट हमारा यही होता है कि आपको चीजें समझ आए। मेरा कोई टारगेट नहीं आपको पेपर निकले ना निकले, मेरा टारगेट है कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आए, और आपको मैं गाइड कर दूं कि ऐसे करोगे तो पेपर निकल जाएगा, क्योंकि मेरा निकला है। मैं किसी और की एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई बैकग्राउंड नहीं। 12th तक तो मेरा मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल था, बायो ऑप्शनल थी, लेकिन वो मतलब ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो
उसके बाद अगर ये सब्जेक्ट चूज किया है तो उसके पीछे भी बड़ा टाइम वेस्ट किया है कि पहले 2-3 और देखे। ज्योग्राफी पहले चाहता था मैं करना, ठीक है, लेकिन देखा ज्योग्राफी में स्कोर नहीं आता। फिर अच्छा सोचा चलो सोशियोलॉजी पढ़ लेता हूँ, कंप्यूटर में दिमाग खपा खपा के दिमाग थोड़ा डल हो गया, किसी से इंटरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मशीन के साथ इंटरेक्शन। तो सोचा चलो सोसाइटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, थोड़ा दुनिया का पता चलेगा। तो फिर देखा सोसाइटी में नंबर ही नहीं आते हैं। तो फिर एक ऐसी चीज चूज की जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसको पढ़ने के बाद जब आप कल को सिलेक्ट हो जाओगे तब भी आपको बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि जो ये एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, ये आईएएस और केएस, ये बड़ा जनरल नेचर का एग्जाम है, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। हो सकता है आज आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, कल एजुकेशन में चले जाओ, परसों कहीं और चले जाओ, और आपको अगर ऊपर राइज करना है तो नीचे ग्रास रूट से जुड़े रहना पड़ेगा। तो ग्रास रूट से जुड़ने के लिए आपको कल्चर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट आपको सब कुछ सिखा देता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं और उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला हुआ, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं इसमें। इसमें आज के टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में जो ये गड़बड़े चल रही हैं, कोई एक देश दूसरे पे अटैक कर रहा है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर ही देख लो, जैसे जो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजंस आ रहे हैं, जो चीजें भी आ रही हैं, चाहे किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो, चाहे किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, तो ये पढ़ के हमारे जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ आपका माइंडसेट होना चाहिए हो। अगर आप रट्टा नहीं भी लगा सकते हो तो भी आप एग्जाम निकाल लोगे, सिर्फ आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि चीजों को अपने माइंड के अंदर उसको किस तरीके से आपने उसको सोचना है। और ये सब्जेक्ट जो ऐसा है कि ये आपको सोचने पे मजबूर करता है। इसमें कंसेप्ट्स हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, इसमें कंसेप्ट्स हैं होलिज्म, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वो ऐसी चीजें हैं कि वो सिर्फ आप पेपर में लिखने के लिए नहीं याद कर रहे हो, उसको समझो। उसको अगर आप समझ लोगे ना तो आप एक अच्छे ह्यूमन बन सकते हो। आगे पीछे अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको गलत प्रभाव आप पे डाल रहा है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट आपको भड़का रहा है, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, किसी चाहे कास्टिज्म प्रमोट कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। आपको काफी सारे बचपन से लेके आज तक आपके माइंड में ऐसे सवाल होंगे जिन सवालों का वो जवाब दे देगा आपको ये पढ़ने से, ठीक है। दूसरा, हमारे प्रैक्टिकल बात ये होती है कि नंबर आते हैं कि नहीं आते, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। इस साल जो लड़की थी अनमोल राठौर, तो उसके 248 की 249 मार्क्स थे ऑप्शनल में, लॉ ऑप्शनल, एंड शी गॉट रैंक 1। इट मीन्स कि ऑप्शनल में थोड़े कम है लेकिन बाकियों में काफी अच्छे मार्क्स हैं। इंटरव्यू में काफी, वो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए थे, इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स। वो लड़की थी हमारे पास, वेरी टैलेंटेड, इंटरव्यू में आई थी। शी गॉट 297 in anthropology with anthropology optional, and she is not in the list, she is not in the final list, and वो लड़की लिस्ट से बाहर है, ठीक है, बट उसके ऑप्शनल में कितने मार्क्स थे 297 and still she is out। तो देख लो, एक टॉपर है, उसने जो ऑप्शनल चूज किया है उसमें कितने आ रहे हैं, अराउंड 250। एंथ्रोपोलॉजी बच्चा जो बाहर हो रहा है उसके 297 के अराउंड, और बोला ये जा रहा है कि इस बार थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई थी। स्ट्रिक्ट मार्किंग के साथ अगर बच्चा 297 लेके लिस्ट से बाहर हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपको कितनी हेल्प करता है अंदर जाए। अगर उसने थोड़ी जीएस ढंग से पढ़ी होती तो शी कुड बी इन। एंथ्रो एज देता है, ठीक है, इट गिव्स यू एज। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है कुछ, तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक। चल, तो अदरवाइज ये आपका सिलेबस है। आप में से कोई बिल्कुल फ्रेशर तो नहीं है जिसको एग्जाम का बिल्कुल पता नहीं है कि ऑप्शनल कितने मार्क्स का होता है, बिल्कुल उस टाइप से तो नहीं है ना। उतना तो आप लोगों को पता ही होगा ना इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, और मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको यहीं पे, ठीक है। सवाल आता है पहला कि वाई एंथ्रोपोलॉजी। ये मुझे लग रहा है कि मैंने आपको जो बताया उससे आपको थोड़ा थोड़ा तो अब समझ आ ही गया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और स्कोरिंग है, ठीक, बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। बैकग्राउंड मैं अपना आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा एंथ्रो स्कोर है 308.5, टोटल स्कोर 1142, ये मेरी मार्कशीट है, ठीक है। तो इसको दिखाने के पीछे मेरा यही ओपिनियन है कि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगी पेपर किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो देखो, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का 300 मार्क्स, इसमें आपको सिर्फ पास होना होता है, ठीक है, तो इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। देन ऐसे 250 नंबर का होता है,
120 125 अच्छा स्कोर होता है, 120 25 अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चलता कब किसी के ज्यादा आ जाए कब किसी के कम आ जाए, इतना नहीं चलता। देन GS1 250 मार्क्स, GS2 3 4, 4 GS होते हैं सारे, कितने कितने नंबर के, 250 नंबर के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लिस्ट से अंदर या बाहर कराती है वो आपका ऐसे और आपका एथिक्स, GS4, ठीक है। तो एथिक्स में अगर आप ढंग से पढ़ो तो आप आराम से 135 40 का स्कोर ले सकते हो, ठीक है। और ऐसे आपको देना पड़ता है कि ये 120 से कम स्कोर ना जाए आपका। मैं ये समझता हूं कि मेरे ऐसे में कम नंबर है, ठीक है। ऐसे में 120 अगर है तो आप लिस्ट में टिक सकते हो, और अगर आप बचपन में जैसा ऐसे लिखते हो वैसा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं, इसको ऐसे को पढ़ना पड़ता है। मैं बच्चों को तो ऐसे ऐसे ही नहीं निकलता है, उसमें बहुत आपको वेटेज देनी पड़ती है, ठीक है। GS2 IR मेरा बहुत स्ट्रांग है तो इसमें मेरे 165 है, ये एक्सेप्शनल मार्क्स हैं, ऐसे हर साल नहीं आते हैं, ये एक्सेप्शनल मार्क्स है 165। ऐसे ना तो कभी किसी के आए हैं ना तो कभी आएंगे। ये कभी कभार क्या होता है कि जिस एग्जामिनर के पास गए होते हैं ना पेपर, तो वो सबको ही ज्यादा मार्क्स, इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ही ज्यादा मार्क्स मिले, इसमें हमारे बैच के हर एक बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिले, मतलब जिसने बेकार भी लिखा है ना तो 100 नंबर उसको भी मिल ही गए हैं, तो जिसने अच्छा लिखा है तो उसको बहुत ज्यादा मिल गए, ठीक है। GS3 मेरा बहुत स्ट्रांग था। काफी ऐसे बच्चे भी हैं हमारी लिस्ट में जो जिनके 80 नंबर हैं GS3 में, फिर भी वो सिलेक्टेड है, यानी कि इसमें 107 नंबर जो लिए हैं इसका मतलब है कि बहुत अच्छा लिखा है तब जाके 107 नंबर मिले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी ना इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर मत कर जाओ, ठीक है। हर साल का ट्रेंड अलग होता है, आप उस साल सारे बच्चों में देख सकते हो उनकी मार्कशीट्स की किस हिसाब से। इस साल GS3 बहुत टाइट मार्किंग हुई थी, जैसे अभी वाला जो एग्जाम हुआ ना, जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुआ हमारे बाद वाला बैच, उसमें GS1 में बड़ी टाइट मार्किंग हुई है। हमारा एक स्टूडेंट है, 40 नंबर है GS1 में और ही सिलेक्टेड विद एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन। एंथ्रोपोलॉजी में 300 प्लस है सिलेक्ट हुए, फ्रेशर जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, वो भी इंटरव्यू के लिए आया था, सोच लो। और जनरल कैटेगरी, नॉट एनी कैटेगरी, जनरल की बात बता रहा हूँ। तो बहुत टाइट मार्किंग हुई है, टॉपरों के भी 90 ही है, उससे ज्यादा किसी के नहीं, 90 100 मैक्सिमम होगा। तो जिनकी सिलेक्शन हुई है वो दे आर इन दियर 80s 85s, तो 80 85 नंबर, तो उसका आप बिल्कुल नहीं मान सकते हो कि उस मतलब मेरे अगर इधर GS1 में 114 है और मेरे अगले साल किसी के 80 है, हो सकता है कि अगर यही पेपर मेरा इवेल्युएटर इस साल वाला करता तो मुझे 80 नंबर देता, ठीक है। तो कभी भी इसको उस हिसाब से मत समझना। चल, और एक्चुअल में जो मतलब GS के अलावा एक्चुअल में जो आपको लिस्ट से अंदर बाहर प्लस लिस्ट के अंदर आके भी आपको KS अगर चाहिए, क्योंकि KS होगा उधर पुलिस होगा अकाउंट्स होगा, अकाउंट्स वालों को तो मतलब कि कई लोग तो उनको कैटेगराइज नहीं करते इनटू KS, पुलिस है या फिर कौन सा है KS। तो पुलिस में जाना है अगर या KS में जाना है, जो भी आपकी एस्पिरेशन है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टॉप में आना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है, एक ऑप्शनल और एक आपका इंटरव्यू, ये दो चीजें हैं जो बाकी चीजें आपको लिस्ट में कराएंगी, ये चीज आपको लिस्ट में कराएगी और आपको अच्छा रैंक दिलाएगी। तो ऑप्शनल 1 एंड 2 दोनों में आपके एटलीस्ट 150 मार्क्स होने चाहिए, तब आप अच्छा रैंक प्लस KS ला सकते हो, ठीक है। तो एक में मेरे 151.5 थे, एक में 157, तो 308 के नंबर, ठीक है। 300 प्लस आपके ऑप्शन में आने चाहिए। एंथ्रो में ये है कि आ जाते हैं, बाकी ऑप्शंस में नहीं आते। सोशियोलॉजी में बहुत मेहनत करके भी 250 मार्क्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। या सिर्फ अगर आप ज़ूलॉजी ले लोगे, ज़ूलॉजी में पहले बहुत नंबर देते थे, अब कंपैरेटिवली कम हो गए हैं, ठीक है। तो लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेरे आज तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं 183, इससे ज्यादा मार्क्स कभी किसी के नहीं आए, ना आए इस साल आए ना पहले आए थे, ठीक। तो ये भी ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ा आता था, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कमेटी कैसी थी, वो किस टाइप का स्कोर दे दी है, ठीक है। तो हर साल ये वेरी करेगा, आपको उस साल का देखना है कि मैक्सिमम कितना मिला है, ठीक। यूपीएससी में तो बढ़ा जाता है, यूपीएससी में हमारे ही बैच की प्रसन्नजीत कौर है, उनको तो 200 कुछ दिए, रैंक 9 है ना, 9 है 11 है, रैंक 11 9 भी हमारा ही है शायद, जम्मू कश्मीर का 9 या 7 लड़का कश्मीर का है ना। तो प्रसन्नजीत कौर को 200 कुछ नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, ठीक। तो वो तो उनकी सिंप्लिसिटी के लिए और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, उनके इंटरव्यू देखना पड़े हुए बड़े बहुत अच्छे से बताती हैं वो, ठीक। तो फिर जाके इतने नंबर बने हैं 1142 जिससे सिलेक्शन हुई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैटर्न है और इस हिसाब से आपको पेपर में चीजें आती हैं, ठीक। पेपर 1 और पेपर 2
पेपर 2 का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है और स्कोरिंग ज्यादा है। ठीक है, सिलेबस कम है, स्कोरिंग ज्यादा है। पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है और इसमें अगर आप बायो वाला पोर्शन ज्यादा अटेम्प्ट करो तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी से बायो वाले पोर्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिंपली क्वेश्चन आते हैं और आपको वैसे ही का वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस वर्कशॉप्स के कि वाई एंड थ्रो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, जब भी हमने पढ़ना है तो हमने अपना एनालिसिस किस बेस पे करना है? पीवाई पे। ये मैं आपको स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ लोग हो सकता है कि इसके विपरीत भी जाएं, वो बोलेंगे नहीं पहले हम ये एक बुक पढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पीएचडी करेंगे। तो फिर आप पीएचडी ही करो, फिर आप ये पेपर में मत आओ। ये पीएचडी नहीं है। ठीक है, जीएस की तो बिल्कुल भी नहीं है और ऑप्शनल की थोड़ी थोड़ी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। एक ही बुक बहुत बड़ी नहीं पढ़नी है। अगर 4 किताबें छोटी छोटी पतली पतली है वो पढ़ लो। यहाँ मकसद क्या है? दूसरों से ज्यादा नंबर लेना। और आपको कंपटीशन जम्मू कश्मीर के ही बच्चों का, लिमिटेड सोर्स है। ठीक है, अभी तो बच्चे मैक्सिमम 1-2 बुक्स जो निकली होती हैं उनको ही पढ़ पढ़ के रट्टा मार के लिख देते हैं। हम टेस्ट सीरीज लेते हैं, हमें पता है। ठीक है, कहीं हमारे पास बच्चे ऐसे भी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं जो पिछले साल सेलेक्टेड है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 2023 वाले बैच में सिलेक्टेड हैं और इस साल दोबारा मेंस दे रहे हैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए। तो उनके भी मैं जब आंसर्स देखता हूँ तो मैं वही चीज फाइंड आउट करता हूँ कि कुछ ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन्हीं के आंसर एज इट इज डिटो वो लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये समझो कि अभी भी कोई बहुत ज्यादा इतना कंपटीशन नहीं है विद इन एंथ्रो ऑल्सो। नहीं, अगर आप वही बुक रेफर कर रहे हो एक ही, फिर आप एवरेज पे रह जाओगे। आपको उन बुक्स को छोड़ के और कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आप उससे ऊपर आ जाओ। तो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी लेकर ही सिलेक्शन हो जाएगी, वो भी नहीं होने वाली विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। दिल्ली का तो ये हाल हो गया हुआ है यूपीएससी का कि ऐसे मैं एक बार गया था नोट्स लेने वहां पे मुखर्जी नगर, तो वहां इतने बच्चे एंथ्रो के थे तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पत्थर मारो तो जिसपे पत्थर फेंक पड़ेगा उसका ऑप्शनल एंथ्रो ही होगा। मुखर्जी नगर है ना, बच्चों का हब है वहां पे, ये सारा उधर ही है। दृष्टि आई है, विजन, वाजीराम वगैरह वगैरह। तो कहते पत्थर फेंको, जिसपे भी पढ़ रहा है उसको पूछो क्या ऑप्शनल है तेरा। मतलब एक तो यूपीएससी का एस्पिरेंट होगा ही होगा, दूसरा क्या ऑप्शनल है तेरा, तो बोलेगा एंथ्रो। तो जब बड़े ज्यादा बच्चे पढ़ने लग पड़ते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि अगर बड़े ज्यादा बच्चे एक ही सोर्स फॉलो कर रहे हैं और वही लिख रहे हैं, तो फिर एज एन एग्जामिनर मैं जब आऊंगा तो अभी मैं आपको सिलेबस आपके साथ जो शेयर किया हुआ है इसमें लिखा होता है लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, इसमें पता नहीं कैप्चर किया है नहीं, यूपीएससी की या केएस की वेबसाइट पे जाओगे, वहां ऊपर जहां लिखा होता है ना, जहां सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, तो वहां वो ये चीज लिखी है कि आपको ऑप्शनल में किस लेवल की पढ़ाई करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोई वो मतलब उसका अगर आप समझने वाले हो तो उसका मतलब ये है कि आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट का मतलब क्या है। ठीक है, आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ होनी चाहिए। अब मैं या आप खुद को एग्जामिनर के शूज में डाल के देखो कि अगर आप ही एग्जामिनर हो और हमारी क्लास में हम सारे एक ही बुक से लिख रहे हैं और विशाल दूसरी बुक से लिख रहा है, तो जब हमें हमारे आंसर हो सकता है मेरा पहला आंसर हो और मैंने उस बुक से लिखा है और इस एग्जामिनर ने वो बुक अभी तक नहीं देखी, तो उसको लगा वाह क्या आंसर लिखा, तो मुझे हो सकता है कि बड़े अच्छे नंबर ले। अब मेरे पास आया कायनात का नंबर, कायनात ने मुझे नहीं बताया कि इसने भी सेम बुक से पढ़ा है, लेकिन जो आंसर मैंने लिखा वही इसने लिखा। तो एग्जामिनर सोचेगा यार ये तो सेम चीज लिखी है, इसका मतलब इन दोनों ने सेम सोर्स फॉलो किया। अब मेरे नंबर वो कम तो कर नहीं सकता, इसको वो नंबर देगा नहीं। फिर इसके बाद मान लो ममता का पेपर आ गया, ममता ने वही लिखा है, ममता को उससे भी कम देगा, हिमानी तक तो होगा, वो बोलेगा यार छोड़ो करे बाहर करो। पूरा है इधर बड़े हमारे पास पेपर देख लो उठा के, दिख जाता है ना, इंट्रो सेम लिख देते हैं, डायग्राम सेम बना देते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर सेम बना देते हैं, वही चीजें होती है, वर्ड थोड़ी होता है। इंट्रो होता है ना, आपको अभी हम सिखाएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है, इंट्रो में चीजें डालनी होती है। ठीक है, अब अगर सारे सेम चीजें डाल रहे हो पता तो चल ही जाएगा ना उसको, जो जिसका काम ही यही है उसको पैसे मिलते हैं पेपर चेक करने के, तो वो तो करेगा शाम तक चेक। और बंदे भी ये जनरली प्रोफेसर होते हैं इन देयर 50s। तो फिर विशाल का पेपर आया बाद में और इसने बेशक हमसे कम पढ़ा था बाकी सबसे, लेकिन कोई थर्ड सोर्स इस्तेमाल किया था जिसमें थोड़ा सा इसने क्या किया, अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो वो इसको बहुत अच्छे नंबर देगा। वो ये इंश्योर करेगा कि ये सिलेक्ट हो, वो ये इंश्योर करेगा
कि ये जो बच्चा है ये सेलेक्ट आ जाए। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पहले दिन से पता होना चाहिए। अब क्या हम ये बुक को रेफर ही ना करें? नहीं, बुक को रेफर करना है। क्या हम ये सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्या हम इस बुक को रेफर ना करें? बुक को रेफर करना है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर को बेवकूफ बनाना है। एग्जामिनर को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने, तो हम उससे क्या करेंगे, उससे कंटेंट निकाल लेंगे, लेकिन जो एक्सप्रेस करेंगे वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली, थोड़ा सा डिफरेंट, या फिर हम 2-3 और सोर्स देख लेंगे, मिक्स करके लिखेंगे। मिक्स करके लिखेंगे थोड़ा सा, मतलब उसको बोलते हैं ना कॉपी करो लेकिन इंटेलिजेंटली करो, वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो एंथ्रो का जो सिलेबस है इसको हमने लिमिट करना है, किससे? बाउंड्री क्या बनानी है अपनी? PYQs। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब आपको पढ़ाते हैं, जब हम आपको कोई चैप्टर स्टार्ट कराते हैं, हम आपको पहले PYQs लिखाते हैं उस चैप्टर के। हमने अपना क्लास का ग्रुप बनाया होता है, टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप में हम एक PDF शेयर करते हैं जिसमें जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, जैसे आपका ये सिलेबस है, इसमें पेपर 1 का पहला चैप्टर है, तो हम आपको एक PDF देते हैं। उस PDF में इस चैप्टर से आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं पास्ट में 10-15 साल के, वो सारे देते हैं। ठीक है, हालांकि वो सारे नहीं हमें रेफर करने होते हैं, 4-5 साल के ही करने होते हैं। तो वो हमें क्या दे देता है, हमें बता देता है कि हमने बाउंड्री क्या रखनी है अपनी, हमने बाउंड्री क्या रखनी, क्योंकि बिना बाउंड्री के पढ़ना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे PYQ एनालिसिस। ऐसे भी जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले PYQ बच्चों को लिखाते हैं इनिशियली, फिर बाद में हम बच्चों को बोलते हैं कि उस PDF से देख के नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है उसमें लिख कर लो। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर आपको वो PYQ प्रैक्टिस करने हैं, मुझे इवेल्युएट करवाने हैं। ठीक है, सेफ स्कोर आपको मैंने बता दिया कितना, 300 के आसपास, 300 के आसपास, 150 ये तभी आएगा अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हुई होगी। हम दोनों ही चीजें यहाँ पे कराते हैं। नाउ कमिंग टू दी सिलेबस। अब आप लोग अपना सिलेबस देखिए। एंथ्रोपोलॉजी का जो आप पेपर देने जाओगे, इसके 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों कितने कितने मार्क्स के हमने देखा, 250 मार्क्स ईच। जो पेपर 1 है इसके फर्दर क्या है, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। ठीक है, दिस इज योर पेपर 1, दिस इज योर पेपर 2, दिस इज पार्ट A एंड दिस इज पार्ट B। नाउ पेपर 1 का पार्ट A जो है ये रहता है आपका सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आप लोग थोड़ा लिखना चाहो, बनाना चाहो, बना सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये है आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एक्चुअल अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर आता है 250 मार्क्स का, इसका पैटर्न क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट A एंड पार्ट B। ठीक है, जो आपका पार्ट A रहता है इसमें रहता है क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहेंगे पार्ट A में। अब पार्ट B से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन या नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनमें फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं, A, B, C, D and E of 10 marks each। तो कितने मार्क्स का हो गया टोटल क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कितने का हो गया, 50 मार्क्स का। ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर होता है जो आपको कितने नंबर में लिखना है, 10 नंबर में। जो आप नोटबुक्स लोगे
यूपीएससी वाली नोटबुक लेनी है आपने, ठीक है, जैसे ये इनके पास है, जैसे इनके पास है, ठीक है, स्लाइड से पेज होगा, क्योंकि एक्चुअल पेपर में भी आप ऐसे ही पेपर में लिखोगे। ये एक पेज होता है 5 नंबर का, एक साइड का एक पेज होता है 5 नंबर का। तो अगर 10 नंबर का सवाल है तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, एक दोनों साइड का लीफ, एक तरफ 5 नंबर, दूसरी तरफ 5 नंबर। तो ये जो आपको पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक पेज मिला इसके लिए, दोनों साइड वाला, ठीक। 5 नंबर का एक साइड लिखोगे और 5 नंबर का उसकी बैक साइड लिखोगे, 10 नंबर। ये सारे के सारे जो पहले 5 क्वेश्चन है, ये आप इसी तरीके से लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही लिखोगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी होते हैं, मतलब इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो क्या बाकियों में चॉइस है? हाँ, 8 में से हमने टोटल 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। नाउ ये जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बन गए, इनकी नेचर कैसी रहती है कि ये इसमें ना 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला 20 नंबर का और बाकी दो 15-15 नंबर के, ठीक है। पहला 20 नंबर का, बाकी दो 15-15 नंबर के। कितने मार्क्स हो गए? 30 और 20 50। तो 50 नंबर का इंडिविजुअली, एक ये, एक ये, एक ये सारे 50-50 नंबर है, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्ट ए एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पार्ट बी, दे बोथ आर कंपल्सरी। तो हो गए हमें। अब हमें इसके अलावा और कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। तो या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 3 कर लो और कोई एक यहां से कर लो, मतलब इस सेक्शन से 2 और इस सेक्शन से एक क्लॉज होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक ही से बाकी 3 कर दिए, एटलीस्ट इन दोनों के अलावा आपको एक कहीं से करनी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, पहले दोस्त क्या जूनियर था, जो पेपर में सारे यही वाले करके आ गया और बाहर आके खुश होता, कहता मैं सारा पेपर कर ही आया। उसने ये चीजें नहीं देखी थी, ठीक है। तो ऐसा होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आर कंपल्सरी, बाकी आपको 3 करने हैं, लेकिन सिलेक्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम ईच सेक्शन। तो इनमें से या 2 कर लो और एक इससे करो, या इससे 2 कर लो, एक इससे कर लो, ठीक है। ऐसा ये नेचर। अब आ जाओ इधर वापस। ये जो पार्ट 1A पार्ट आ गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये आपका क्या है? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो पार्ट बी है ये है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है आपका बायो। एंथ्रोपोलॉजी जो टर्म है ना, ये 2 चीजों से बनी हुई है। एक आपका क्या है? एंथ्रो, और दूसरा लॉजी। एक एंथ्रोपो आ गया पूरा और एक लॉजी, ठीक है। एंथ्रोपो जो है ये होता है मैन और लॉजी होता है स्टडी। और जो मैन है ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मैन जो है ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें 2 तरीके के ट्रेट्स मिलते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक कल्चरल, ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ बायोलॉजी है, कल्चर इज लैकिंग। इंसान ही सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है? जिसमें कल्चर भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें कल्चर भी प्रेजेंट है। तो जब एंथ्रोपोलॉजी डिराइव ही इससे हुई है तो फिर हमारा सिलेबस भी ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। हमारा सिलेबस भी ऐसा ही बन रहा है। अब एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? ये जो बायो वाला पोर्शन है ना, इसका हम पढ़ते हैं ओरिजिन, कि इंसान कहाँ ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, इसका एवोल्यूशन। चलो ओरिजिन तो हो गया, फिर जैसे हम बोलते हैं ना, डार्विन ने बोला था कि हम एप्स से आगे बने, तो वो सारा एवोल्यूशन। और लास्ट वेरिएशन, क्या डिफरेंस है कि नहीं है? है डिफरेंस तो है ना, आपको पता है। हमारे यहाँ देख लो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, क्या आप सब में वेरिएशन है कि नहीं है? हमारी हाइट डिफरेंट होगी, हमारा वेट डिफरेंट होगा, हमारा स्किन कलर डिफरेंट होगा, ये कुछ चीजें, ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा, कितनी सारी चीजें, वो क्या है? वेरिएशन। अब ये तीनों चीजें जैसे यहाँ है सेम यहाँ पर भी होंगी, ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन, है ना। जो से वहां ऐसे इधर भी होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम बायो का ओरिजिन, बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है इंसान का, उसका ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन पढ़ते हैं। ऐसे ही जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है उसका भी ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन पढ़ते हैं थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस।
थ्रू आउट दी टाइम एंड स्पेस। टाइम क्या हुआ, बहुत पहले से लेके आज तक, ठीक है, जब इनिशियली ओरिजिनेट हुए होंगे तब से लेके आज तक कैसे कैसे ये सारी चीजें बनी। और स्पेस क्या है, जियोग्राफिकल। जैसे ये वर्ल्ड मैप है तो हमने हर जगह का देखना है। जैसे शुरुआत अगर भारत से करें तो इंडिया में सबसे पहले हमें कहां से रिकॉर्ड्स मिलते हैं, हमारे ह्यूमन फॉसिल्स के, ठीक है। तो अफ्रीका में तो है, मैं अभी इंडिया बता रहा हूं ना, क्योंकि इंडिया में देखेंगे, ऐसे ही अफ्रीका में भी देखेंगे, ऐसे ही साउथ अमेरिका में देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, साइबेरिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स में जाके देखेंगे। तो वो क्या हो गया, स्पेस। स्पेस है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट और टाइम है आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो ये कुछ नहीं है, यही एंथ्रो की डेफिनेशन है। दिस इज ओनली व्हाट एंथ्रो इज, ठीक है। अब कुछ साइंसदान आए जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में तोड़ दिया। कुछ साइंसदान आए जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में तोड़ दिया, और पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको 4 ब्रांच में तोड़ा, और उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी को 4 फोल्ड डिवीजन। तो जो देने वाले बंदे थे इनका नाम था फ्रांस बोयस, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक। अभी आप इतना नाम में मत घुसना, याद नहीं भी होगा कोई मसला नहीं है, ये अभी अब बस इतना याद रखो कि इसकी ब्रांचें हैं। तो ब्रांचें कौन कौन सी हैं, पहला इसकी ब्रांच इन्होंने बताई सोशियो कल्चर, दूसरी फिजिकल, फिजिकल किसको कहा गया है, बायोलॉजिकल। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। फिर इसके बाद अब आई लिंग्विस्टिक। देखो अभी हमने देखा कि मैन की स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी, और मैन ही एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल एज वेल एज कल्चरल। अब ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर है, ये ऐसा तो नहीं है ना कि जैसा पहले था वैसा ही आज है, चेंज हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि पहले अगर कल्चर में थोड़ी सी चीजें हैं तो अभी भी उतनी कल्चर की चीजें मतलब वहां से लेके आज तक ट्रांसफॉर्म भी हुई हैं और बढ़ी भी हैं, ठीक है। तो इस उसके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही लैंग्वेज है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज आप कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पाओगे। एक तो प्रिजर्व कर रहे हैं लैंग्वेज के जरिए, और दूसरा लैंग्वेज के जरिए उसको क्या किया जा रहा है, एक से दूसरे तक भी लेके जाया जा रहा है। अब जैसे लैंग्वेज है हमारी, तो इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं ना, यंत्रो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये लैंग्वेज है एज ए मीडियम। तो इसको अलग ब्रांच में तब्दील किया गया, तो लास्ट आई इसकी आर्कियोलॉजिकल। क्योंकि जब हमने अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ना है या कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ना है, देखो कल्चर को आप में से हिस्ट्री किसने पढ़ी हुई है, किसने नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री किसने नहीं पढ़ी हुई है, अब बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है अभी तक। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें आपकी शुरुआत कराई जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री से, और एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है प्री हिस्ट्री से, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है, प्री हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आपको पढ़ाएंगे कि देखो एक होती है हिस्ट्री, एक होती है प्री हिस्ट्री, और बीच में ये जो डंडी की चीज इधर होती है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब डंडी के थोड़ा सा इधर। हिस्ट्री किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, जिसमें रिटन रिकॉर्ड नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है। और प्रोटो बोलते हैं कि जिसमें रिटन तो है लेकिन अभी हमें समझ नहीं आया कि लिखा क्या है, कोड डिकोड नहीं कर पाए, तो आईवीसी को ये यहाँ रखा जाता है। तो आप आईवीसी के पहले जितनी भी है वो क्या है, आपकी प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो जो प्री हिस्ट्री है ये कहां से शुरू करी जाती है, ये शुरू कराई जाएगी आपको हिस्ट्री में फ्रॉम पेलियोलिथिक, ठीक है। लिथिक है ना, लिथिक क्या होता है, स्टोन, और स्टोन क्या है, टूल। तो मैं आपको ला रहा हूं टूल पे। टूल इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। अगर हमें ये देखना है कि सबसे पहले कल्चर कब आया, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये साइंस है, साइंस विदाउट एविडेंस कुछ नहीं बोलती। जब एविडेंस है तभी आगे कहानी बढ़ेगी। डार्विन आप सब जानते हो, क्या दिया था उसने, डार्विन ने हमें क्या बताया था, एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया उसने। उसने नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस बताया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने बुक लिखी 1859 में, ठीक है। डार्विन जब ये किताब लिखता है उस टाइम पे उसके खिलाफ फतवे निकले थे फ्रॉम चर्च,
से आपने तो इधर सुना ही होगा कि श्रीनगर में ज्यादा पहले निकलते थे या पाकिस्तान में निकलते थे, क्रिश्चियंस भी निकाला करते थे अपने साइंटिस्ट के खिलाफ। क्यों? कि कोई अगर पोप की अथॉरिटी को या बाइबल को चैलेंज कर दे। बाइबल क्या बोलती थी? एडम एंड ईव वो दोनों आए, तो वहीं से क्या हुआ, आगे इंसान बने। यानी कि वो ओरिजिन क्या बता रहे हैं, डिवाइन। तो डार्विन क्या बोल रहा है? एनिमल ओरिजिन, बंदरों से आया। तो मैगजीन में अगले दिन छपा, फोटो आया डार्विन का, शक्ल पे इतना बड़ा बंदर। बोला तुम हो गए बंदर, हम नहीं है। मैगजीन वालों ने लिखा, डार्विन को बोला तुम ऐसी थ्योरी दे रहे हो, तुम ही हो क्या बंदर, तुम आयोगे बंदरों से, हम तो नहीं है। मतलब इंसान को क्या लगा, इंसान की ईगो पे बात आ गई कि हम कैसे बंदरों से आ सकते हैं, बंदर तो अलग है, हम अलग हैं। तो ये बोल रहा है कि हम बंदरों से आए। तो मतलब उस टाइम समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक। और डार्विन पहला, लेकिन डार्विन को हम सुन रहे हैं ना अभी तक, तो इसका मतलब है कि बाद में तो माना उसको। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि डार्विन पहला इंसान नहीं था जिसने ये बोला कि इंसान का ओरिजिन क्या है, एनिमल है, तो क्या विश्वास करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं फिलहाल। तो डार्विन से पहले ही बड़े सारे लोग बोल चुके थे कि एनिमल ओरिजिन है इंसान का, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था। डार्विन पहला इकलौता बंदा था जिसने क्या दिए, प्रूफ। डार्विन भी अकेला नहीं था, एक और बंदा था एल्फ्रेड वॉलेस, जो उससे तेज था। देखो हिस्ट्री उसको ही याद रखती है जो थोड़ा जल्दी काम कर दे, थोड़ा पॉपुलर हो जाए, भले ही वो काम किसी का कॉपी किया ही क्यों ना हो। ठीक है, भले ही वो काम किसी का कॉपी किया ही क्यों ना। लमार्क था, लमार्क। आज की डेट में तो आप जानते हो ना लमार्क को, सुना है आप लोगों ने। लमार्क ने भी एवोल्यूशन पे काम किया हुआ था और डार्विन से पहले किया था। ठीक है, लमार्क ने पूरा अपना लॉ शॉ बना के एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे नहीं, कैसे इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वगैरह वगैरह, उसने बना के नोट्स लिख के डार्विन को चिट्ठी लिखी थी। डार्विन ने कभी वो चिट्ठियां ओपन ही नहीं की, या फिर क्लेम किया कि उसने कभी ओपन ही नहीं की। पूरी लाइफ में लमार्क को कोई जानता नहीं था। लमार्क के मरने के कई सालों बाद कुछ दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर जब अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे तो कहीं से उनको पेपर्स मिले, तो उन्होंने देखा यार हम तो इतने सालों बाद इसको पढ़ रहे हैं, ये बंदा कब का बता के गया हुआ है। लमार्क के मरने के बाद कई सालों बाद जो वो चीजें बोल के गया था उसको प्रूव करते हैं, और आज हम उसको डार्विन के साथ पढ़ते हैं। जो पहली थियरी साइंटिफिक आती है तो वो लमार्क की आती है। हालांकि लमार्क का क्रिटिसिज्म थोड़ा ज्यादा था, डार्विन का थोड़ा कम था। डार्विन ने क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा शट डाउन किया है, थोड़े सॉफ्ट वर्ड्स इस्तेमाल करके। उसने अपनी थ्योरी में ना जो वर्ड्स इस्तेमाल करे थे ना इनहेरिटेंस के लिए, वो थोड़े सॉफ्ट थे, वेरिएशंस करके उसने इस्तेमाल कर दिया। डार्विन उसने, लमार्क ने थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। तो इस वजह से ज्यादा नाम किसका चलता है, डार्विन का। ठीक है, तो लेकिन लमार्क ने उससे पहले 50 साल पहले की बात, 1809 में लमार्क ने चुका है अपनी थ्योरी, और उसके 50 साल बाद 1859 में किसने दिया था, डार्विन ने। ये सारा हम पढ़ेंगे, अभी आपको लिखने की इतनी कोई खास जरूरत है, बस ऐसे सुनो कहानी की तरह। यानी कि अगर किसी को मशहूर होना है, या साइंस क्या एक्सेप्ट करती है, एविडेंस, प्रूफ। तो एंथ्रो में ये जितनी कहानियां हमने लिखनी है वो, जब तो प्रूफ नहीं तो कुछ नहीं, तो प्रूफ क्या देगा? हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो टूल चाहिए ना। टूल से पहले भी हो सकता है कि बेसिकली कल्चर का कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है। कल्चर अभी हम पढ़ेंगे, व्हाट इज कल्चर। जैसे ये मैंने कपड़े पहने, आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है, जो हम खा पी रहे हैं, ये पंखा, ये बोर्ड, ये क्लासरूम, ये सारा कल्चर का ही पार्ट है। हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से अपार्ट जितना कुछ भी है वो सारा क्या है, कल्चर। तो उसको हम तोड़ते हैं बाद में इनटू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या है, जैसे ये पेन है, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये फोन, ये टैबलेट, ये माइक, ये पंखा, ये बोर्ड, एसी, ये सारा कुछ क्या है, मटेरियल। जो हम खा रहे हैं, जिसमें खाना पका रहे हैं, ये सारा क्या है, मटेरियल कल्चर। ठीक है, नॉन मटेरियल क्या हो गया, बाकी एस्पेक्ट्स। ठीक है, हमारे बिलीफ, हमारा थॉट्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिश्तेदारी, सारा कुछ, ये सब क्या है, ये हमारे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है। तो कुछ मटेरियल एस्पेक्ट होंगे, कुछ नॉन मटेरियल। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ शुरुआत कहां से हुई, तो जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है वो आप कैसे बताओगे? क्योंकि गेस कर सकते हो, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं। मैं मानूंगा क्या, जिसका क्या है, एविडेंस। तो अब एविडेंस देना है तो एविडेंस तो तभी मिलेगा अगर मटेरियल कल्चर का हमें पता चले। और मटेरियल कल्चर में भी सबसे पुराना मटेरियल कल्चर हमें क्या मिलेगा, कोई ऐसी चीज जो अभी तक बची हुई। हो सकता है कपड़ा हो सकता है कि कपड़ा पहला मटेरियल कल्चर, मतलब हम कपड़े से ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन कपड़ा बचता कहाँ है इतने साल, ये कई मिलियन ईयर पुरानी बात है। वहां से लेके कई लाखों साल पुरानी बात है, कपड़ा कहाँ बचता है? अभी घर में छोड़ दो 4 साल में चूहे खा जाते हैं, तो इतना पुराना कपड़ा कहाँ रहेगा?
तो फिर कैसी चीज चाहिए जो सरवाइव करे? तो वो बेस्ट सर्वाइविंग चीज साथ में जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड हर जगह से मिलती है, दैट इज स्टोन। उस स्टोन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लिथिक। तो लिथिक एजेस, स्टोन एजेस हम पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री शुरू होती है फ्रॉम स्टोन एजेस, उसमें पेलियो, मीजो और नियो। पेलियो सबसे पुराना, पेलियो को फर्दर तोड़ दिया जाता है इनटू लोअर मिडल अपर, ठीक है। तो पेलियो में जनरली लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, मीजो में आके फिर पेस्टोरलिज्म वाली साइड आए और नियो में एग्रीकल्चर पे आए। तो ये चार क्या हैं? ब्रांचेस। ये अलग चार ब्रांचेस उस टाइम पे किसने दी? फ्रांस बोइस ने। आज के टाइम पीरियड में तो इसमें बड़ी सारी ब्रांचेस नहीं इंक्लूड हो गई, अब तो 100 से भी ज्यादा है, अब तो 100 से भी ज्यादा है, लेकिन हमें चलना है सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस में 4 दी हुई है तो हमने 4 लिखी। किसने दी? फ्रांस बोइस ने दी, ठीक है। अब ये बताने के पीछे हम अभी सिलेबस पे ही थे, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सिलेबस में कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है इस चीज को, ठीक है। वापिस आ जाओ इधर, पेपर 1 पार्ट ए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ हम क्या देखेंगे? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सारा पेपर 1 पार्ट ए में आता है। ये 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपलसरी एक कंपलसरी है, बाकी 3 में से आपको कोई 2 तो करना ही करना है, मतलब एक तो करना ही करना है एट मैक्स। आप जैसे इनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है तो इनको ये लगेगा कि मैं इसमें कौन सा पेपर अटेम्प्ट करूं ज्यादा, मेरा स्ट्रेंथ क्या है ये, तो फिर 1 2 3 क्वेश्चन ये यहीं से कर देंगे, यहां से एक कंपलसरी है, एक इनको और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस सारा कहां है? पेपर 1 पार्ट ए। ऐसे ही पेपर 1 पार्ट बी आ गया, बायो वाला पोर्शन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसको कहते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ये है हमारा पेपर 1। अब इसमें जो लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजी वाला है ये हम इसी में क्लब करते हैं क्योंकि इसके हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। मेजरली हम ऐसे थे। अब आ जाओ पेपर 2 पे। पेपर 2 में जो हमारा पेपर 2 स्टार्ट होता है, इसका जो पार्ट ए है, दिस इज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ये जो ऊपर हमने सोशो कल्चर पढ़ा ये है वर्ल्ड लेवल पे। पेपर 1 जो है ना, दिस इज एट वर्ल्ड लेवल, ये इसी का काउंटर पार्ट है इंडिया वाला। पढ़ना हमने सोसाइटी ही है लेकिन इंडिया वाला, उसको बोलते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या पढ़ेंगे? इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या है, फिर विलेज में स्टडी करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक। काफी ऐसी चीजें जैसे पुराने जमाने में आप लोग जैसे सुनते होंगे जजमान वर्ड इस्तेमाल होता है, कोई गेस्ट आए, कोई अतिथि है, बोलते हैं आओ जजमान बैठो, थोड़ा क्या देते हैं उसको, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये जजमान क्या है? ये जजमानी सिस्टम होता था, ठीक है। ये क्या होता था? पहले जजमानी सिस्टम होता था, ठीक है। अगर आप में से कोई अभी विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या आपने अपने दादी वगैरह को कहीं देखा है गांव शाव में, तो ऐसा होता था। हमारे गांव में क्या होता था कि कोई अपनी सर्विस परफॉर्म करने आता था, जैसे बाल काटने के लिए नाई आते थे, ठीक है। या आपको आपके घर में कोई फंक्शन है, डोगरी में ताम बोलते हैं जिसको, तो अगर आपने ताम देनी आगे पीछे किसी को तो नाई का काम होता था, ठीक है। वो जाते थे उस गांव में जाके बोल के आ जाते थे, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीजें, मान लो घर में आप एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हो तो जो भी आपकी इक्विपमेंट्स हैं अगर खराब हो जाते हैं, तो लोहार का घर होता था वहां पे, उसको दे ठीक कर देगा। अगर उसका पीछे लकड़ी वाला हिस्सा टूट गया है तो क्या होगा? तरखान होगा, वो उसको ठीक कर देगा। तो ये सारे क्या थे? ये आपके लोकल ऑक्यूपेशंस थे जो कि हर गांव में आपको हर चीज मिल जाती थी, ठीक है। तो अब होता ये था कि जैसे कोई नाई है, वो आ रहा है, बाल काट रहा है या चीजें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जा रहा है, तो उसके बदले में उसको पैसे वैसे नहीं मिलते थे। होता क्या था कि जो आपका हार्वेस्टिंग सीजन होता था तो उसके बाद वो घर आता है, वो आपके घर नहीं आएगा, वो पूरे गांव का चक्कर मारेगा और सबके घर से सामान लेके जो भी आपकी क्रॉप होगी वो लेके अपने घर चला जाएगा, ठीक है। तो वो आपने इकोनॉमी में सुना होगा कि उसको बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। आपने इकोनॉमी में सुना होगा कि उसको बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। कोई अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहा है तो उसके बदले आप क्या दे दो? इन काइंड कुछ दे दो, ठीक। तो अब वो जो काम दे रहा है उसको जजमान कहते हैं, और जो काम कर रहा है, जो अपनी सर्विस दे रहा है, उसको कामिन कहते थे। कामिन, वर्कर आप बोल सकते हो, या बोल आज की डेट में सोच लो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉयर हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया। तो एम्प्लॉय काम करता है किसके पास? एम्प्लॉयर के पास, और उसके बदले में एम्प्लॉयर उसको सैलरी देता है। तब पैसों का कंसेप्ट नहीं था, सिंपल इकोनॉमी होती थी। तो वो क्या था उसमें? बार्टर, जो भी हमारे पास होगा हम वही दे देंगे आपको, ठीक है। तो वो सारा किसमें था? वो ये, और ये चीजें भारत में ही, ये सिस्टम सारा भारत का ही। और इसमें भी ये जो जजमान या ये सारा सर्विस, ये जो कामिन है, ये कास्ट बेस्ड होता था।
कौन सी कास्ट का पर्सन क्या करेगा। मान लीजिए कि किसी के घर में बर्थडे फंक्शन है बच्चे का, तो जो प्रीस्ट आएगा वो ब्राह्मण होगा, ठीक है, ब्राह्मण आएगा जो पूजा पाठ करने वाला है। लेकिन इस वक्त ब्राह्मण क्या एक्ट कर रहा है, कामिन, यजमान नहीं कामिन, सर्विस देने आ रहा है। इसको ध्यान से समझना। अगर आपने एंथ्रो अभी तक नहीं पढ़ी है, नॉर्मल पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि ब्राह्मण ऊपर जाति का है तो वो तो हमेशा यजमान होगा। नहीं, यजमान कौन है, एम्प्लॉयर। ब्राह्मण भी तो अपनी सर्विस, राजे के घर जाके सर्विस देगा ना। राजे के बच्चे का बर्थडे है, ब्राह्मण जा रहा है अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहा है, बदले में हो सकता है राजा उसको खुश होकर ज्यादा पैसा दे। ब्राह्मण एक मंत्र पढ़ रहा है, और हो सकता है कि लोहार आ रहा है, उसने पूरा घर बनाया, ब्राह्मण को ज्यादा क्या मिले, ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स मिले और लोहार को कम क्वांटिटी में ग्रेन्स। वो डिपेंड करेगा आपकी नेचर ऑफ जॉब। ब्राह्मण पढ़ रहा है, पढ़ाई लिमिटेड लोग कर सकते हैं। मंत्र वो जो बोल रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, क्या पढ़ाई सबको, सबके लिए एक्सक्लूसिव वो थी, सबके लिए था, हर कोई बंदा पढ़ सकता है, नहीं, कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास था। लेकिन हाँ, लोहार ज्यादा लोग बन सकते हैं, तो वहां पे भी ये डिमांड सप्लाई वाला एस्पेक्ट उधर भी है, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से वो सारी चीजें हमने किसमें पढ़नी है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह वगैरह वो सारा कुछ इसमें पढ़ना। और इसी का पार्ट भी रहता है, इसको बोलते हैं ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें ज्यादातर देखो, नाम से गुमराह नहीं होना कि सिर्फ ट्राइबल है, इसमें सब पढ़ते हैं, ट्राइबल भी पढ़ते हैं, SC ST माइनॉरिटी सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस किसका रहता है, ट्राइब का। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। अब हम इसको जो पेपर पे आपको दिया हुआ है उससे हम मैच करते हैं। आ जाओ, ये अगर आपने बॉक्स बनाया है तो यहीं पे सिलेबस लिखना। अब मैं आपको जो लिखाऊंगा, जो सोशो कल्चर वाला एस्पेक्ट है, इसका सिलेबस आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 1 से, 1.1, 1.2, 1.3। ये जनरल नेचर के चैप्टर है, ये तो बस एंथ्रो की ही बात करता है, एंथ्रो होता क्या है वगैरह वगैरह, उसकी फर्दर फील्ड्स और बाकी ब्रांचेस के साथ इसका क्या लेना देना है। एक्चुअल एंथ्रोपोलॉजी शुरू होती है चैप्टर नंबर 2 से। एक्चुअल सोशो कल्चर जो शुरू होता है ये होता है चैप्टर नंबर 2 से। पहला हम पढ़ते ही नहीं है, वो हम क्यों, क्योंकि जब हम ये सारा कुछ पढ़ लेंगे ना, पहला हमें अपने आप आ जाएगा। तो पहले ही मैं आपको बताऊंगी एंथ्रो का बाकी ब्रांचों के साथ क्या लेना देना, अभी आपने एंथ्रो पढ़ी नहीं तो आपको कैसे समझ आएगा। जब हम सारा पढ़ लेंगे फिर बाद में हम उसको देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2.1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक प्योर क्या है, सोशो कल्चर। चैप्टर नंबर 2.1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक क्या है, प्योर सोशो कल्चर। चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपका आता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये जो ब्रांच थी ना एक लिंग्विस्टिक वाली, ये इससे डील करता है, लेकिन एक छोटा सा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। ब्रांच तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे सिलेबस में बस एक छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम सोशो कल्चर के साथ ही क्लब करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम सोशो कल्चर के साथ ही क्लब करके पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 8 है रिसर्च मेथड्स, ठीक है, तो उसको भी हम सोशो कल्चर के साथ ही पढ़ लेते हैं, उसको हम अलग नहीं पढ़ते। तो यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक हम इकट्ठे किसमें पढ़ते हैं, सोशो कल्चर में, जो हम इसको यहां पढ़ेंगे, ये इधर। चैप्टर नंबर 8, ठीक है। अब इसके आगे आता है फिजिकल या बायो वाला। ये देखो, बायो जो हमारे सिलेबस में है ये 2 डिफरेंट पोर्शंस में टूटा हुआ है। एक है एवोल्यूशन वाला पार्ट और एक है जेनेटिक्स वाला पार्ट। शुरुआत होती है इसकी चैप्टर नंबर 1.4 से। 1.4 से लेके 1.7 जो है ये हम पढ़ते हैं किसमें, बायो के पहले पार्ट में, एवोल्यूशन में। 1.4 to 1.7, ठीक है। 1.4 to 1.7 हम किसमें पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में। और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है जेनेटिक्स या अप्लाइड, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 से 12, इकट्ठे पढ़ते हैं इसको, चैप्टर नंबर 9 से 12, ठीक। पीछे रह गया एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 1.8। उसके 2 एस्पेक्ट हैं, ए और बी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा जोड़ के रख लो आर्कियोलॉजी से, ठीक है। वैसे तो ब्रांच देखी जाए तो आर्कियोलॉजी अलग ब्रांच है, लेकिन अब जैसे लिंग्विस्टिक अलग ब्रांच है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही चैप्टर है छोटा सा। ऐसे ही आर्कियोलॉजी का कुछ पोर्शन पेपर 1 में है, कुछ पोर्शन पेपर 2 में है। जब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी तो हम ऐसे पेपर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम इकट्ठे आर्कियोलॉजी पढ़ लेंगे, वो हो जाएगा। उसमें क्या है, जैसे पेलियोलिथिक, तो
पेपर 1 में है पैलियोलिथिक ऑफ वर्ल्ड, पेपर 2 में है पैलियोलिथिक ऑफ इंडिया। तो हम ऐसे थोड़ी पढ़ सकते हैं, हम तो जब पढ़ेंगे एक बार तो उसमें हमने साइट ही देखनी है कि ये इंडिया की साइट है, ये बाहर की साइट है। तो वो आता है आपका चैप्टर नंबर 1.8 का, कौन सा है, बी वाला पोर्शन है 1.8 बी, ये आ गया आर्कियोलॉजी वाला, ठीक है। और इसका जो ए वाला है वो है आपका कि ये जो भी आपको आर्कियोलॉजी में टूल्स मिलते हैं पुराना कोई भी चीज मिलता है, पुरानी कोई भी अवशेष मिलता है, तो आप पता तो लगाओगे ना ये कितना पुराना है, उसकी एज निकालने की कोशिश करोगे। तो एज निकालने की जो ब्रांच है, जो एक फील्ड है, उसको बोलते हैं डेटिंग मेथड्स। तो वो बेसिकली आर्कियोलॉजी का ही एक सब फील्ड है डेटिंग। तो उसमें एक छोटा सा चैप्टर है हमारा डेटिंग मेथड, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेटिंग। उसमें हम क्या करते हैं, एज गेस करते हैं, किसके, आर्टिफैक्ट्स के, फॉसिल्स के, ठीक है। तो वो थोड़े से सब टॉपिक्स हैं, उसको हम इसी में पढ़ लेते हैं, उसको हम यहीं पे क्लब करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको हम यहीं पे सोशो कल्चर के साथ चैप्टर नंबर 1.8 भी पढ़ लेते हैं, ए और बी। अब आगे आ जाइए पेपर 2 में। पेपर 2 में सीधे सेग्रीगेशन होती है। चैप्टर नंबर 5 तक हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, किसमें, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। हालांकि इसमें जो पहले दूसरे चैप्टर है उसमें आर्कियोलॉजी भी है। तो जैसे हमने उसमें चैप्टर 1.8 में देखा ना, प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, और इसमें भी आर्कियोलॉजी होगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हम इकट्ठे ही आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे, वो आपका दोनों सिलेबस कवर कर देगा, पेपर 1 में वो पेपर 2। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए हम सीधे रख सकते हैं कि पहले 5 चैप्टर जो है ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, और उसके अगले वाले ट्राइबल, 6 से 9 तक यहाँ। तो ये हमारा एक पढ़ने का ब्लूप्रिंट बन गया, ये हमारे पढ़ने का एक क्या बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया हमारा ये, ठीक है। ये क्यों इतना कम्बरसम है, क्यों, इसलिए क्योंकि जब यूपीएससी ने एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उस टाइम एंथ्रोपोलॉजी एक अलग, ये एंथ्रोपोलॉजी बड़ी नई डोमेन है बहुत। अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में आप नहीं कर सकते, इसके अंदर कोर्स है ही नहीं यहाँ पे, उसमें है, डिस्टेंस में है, ठीक है। आप जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी तक एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो नहीं होती है। हाँ, आप ऑनलाइन इग्नू के थ्रू कर सकते हो। तो ये नया फील्ड है। तो जब हर एक स्टेट में अभी तक क्या नहीं आया, ये सब्जेक्ट ही नहीं आया है, तो समझ लो कि यूपीएससी ने जब इसका बनाया था सिलेबस, उस टाइम इतने रिसोर्स नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने 3 अलग अलग ब्रांचेस के प्रोफेसर्स को बुलाया। एक बुलाया सोशियोलॉजी वाले को, हिस्ट्री वाले को और बायो वाले को, तीनों को बिठाया, चाय पानी नाश्ता वाश्ता कराया, बोला सर सिलेबस बता दो क्या रखें। तो तीनों ने 2-3 दिन साथ बिताए, चाय नाश्ता किया, और तीनों ने अपना अपना सिलेबस दे दिया। पहली बार मिले, अच्छा टाइम पास हो रहा था। तो जो हिस्ट्री वाले ने दिया वो बाकी 2 ने काउंटर नहीं किया, जो बायो वाले ने दिया वो बाकी 2 ने काउंटर नहीं किया, मतलब जो जो दे के चला गया वो वैसा का वैसा किसमें आ गया, हमारे सिलेबस में। और उसी वजह से हमारा सिलेबस ऐसा नहीं है बिल्कुल बाकी ऑप्शनल जैसा कि यहीं से एक जगह से शुरू करो, कि मतलब ब्रांच वाइज बटा हुआ नहीं है, मिक्स्ड है बीच बीच में। तो काफी बच्चे जो खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कौन सा चैप्टर कहाँ रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो फिर जब हम पढ़ाते हैं तो फिर हम इंटेलिजेंटली आपके लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपको पहले पता हो तभी तो आपको आगे समझ आएगा ना, बीच में से कहीं कुछ पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे 2 बैचेस पैरेलल में चल रहे होते हैं। तो एक में हम शुरू कराते हैं फ्रॉम सोशो कल्चर और दूसरे में बायो। हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हम पहले पढ़ते हैं सोशो कल्चर, हम पेपर वाइज ऐसे नहीं देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सोशो कल्चर, और सोशो कल्चर में हम शुरू करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 का 1, 2, 3 स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस तो इंट्रोडक्टरी होती हैं, उसमें ये कि एंथ्रो में क्या पढ़ना है क्या नहीं, पूरा सिलेबस डिस्कशन वगैरह वगैरह, वो हो गया चैप्टर 1.1, उसमें मीनिंग, स्कोप और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद सीधे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2.1 की कल्चर क्या होता है। 2.1 आएगा कल्चर, 2.2 आएगा सोसाइटी, 2.3 आएगा मैरिज, फैमिली, किनशिप। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी अपने आगे पीछे देखी होंगी, वो सारा हम पढ़ते हैं इसमें। हम इसको पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 तक, फिर हम चले जाते हैं पेपर 2 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ये वर्ल्ड लेवल पे है, ये इंडियन लेवल पे, ये पढ़ के ये हमें आराम से समझ आ जाता है। हम ये और ये तुरंत तुरंत एक साथ खत्म कर देते हैं। जब ये पोर्शन हम खत्म कर देते हैं, हमारा आधा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये छोटा सा टॉपिक होता है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, फिर इसको खत्म करके हम कर लेते हैं ये। जब ये खत्म हो गया, ये हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया।
एक बैच में जब हम स्टार्ट करते हैं सोशो कल्चर तो पहले ये और ये पैरेलल में, या तो दूसरा बैच हमारा यहां से शुरू हो जाता है या फिर इस बैच में उसके बाद फिर क्या शुरू होगा, बायो। तो बायो में हम शुरू करेंगे पहले एवोल्यूशन, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या, अपना जेनेटिक्स वाला। इन बिटवीन, इनके बीच में अगर कोई थक जाए तो ब्रेक लेने के लिए हम प्री हिस्ट्री शुरू कर लेते हैं, आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा चंक है, या फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि वो दो तीन चीजें हैं जो टुकड़ों में हैं, अलग अलग हैं। अदरवाइज हम इसको खत्म करके उसको बीच में कर लेते, तो ये फ्लो रहता है जिससे आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो इनटू वेरी गुड थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया है। अब हम वापिस चलते हैं अपनी कहा, उधर जहां हम थे। ये तो बंद नहीं करना है हमें, कुछ चीजें और भी हैं वो हम देख लेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करने के बाद ये सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट है, ये आपने समझ लिया। अच्छा, इनके अलावा एंथ्रो की हेल्प अभी हमें अब इसके आगे इंटरव्यू में भी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको 2 चीजें ज्यादा जोर दी के पूछी जाती हैं। एक आपने जिसमें ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है, तो आपने जो ग्रेजुएशन की है तो किताबें किसी को दान नहीं दे देना, अभी इंटरव्यू में पकड़ लेगा आपको, वो पूछेगा ग्रेजुएशन किसमें की है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछेगा आपको। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन और इसमें लिंक नहीं है तो थोड़ा थोड़ा देखा करो उसको बीच बीच में। और दूसरा, एंथ्रो में क्या पूछेगा आपको, कुछ भी पूछ सकता है, और ज्यादातर करंट से रिलेटेड चीज पूछेगा, या आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मुझे पूछा था, बताओ, उसने मुझे पूछा क्या है एंथ्रो, मैंने उसको बताया, फिर बोलता कि बताओ करंट में एंथ्रोपोलॉजी में क्या चल रहा है। तो उसी साल नोबेल प्राइज मिला था, तो मैंने बता दिया उसके बारे में, खुश हो गया वो। ठीक, कहता बहुत अच्छा। बात ये होती है, चीज को बताने का भी तरीका होता है। अब जैसे नोबेल प्राइज मिला, मैं बोलता नोबेल प्राइज मिला स्वांति प्रभु, एक तो चीज ऐसी होगी। मैंने उसको क्या बताया, मैंने उसको बोला कि इस साल एंथ्रोपोलॉजी की एक नई ब्रांच बनी है। बोला कौन सी ब्रांच, तो फिर मैं उसको बोला पेलियोजिनोमिक्स। तो कहता ये क्या होता है। मैं बोला कि 3 अलग अलग ब्रांच थी, तीनों को मर्ज करके नई ब्रांच बनी है, एक एवोल्यूशन, एक जेनेटिक्स और एक आर्कियोलॉजी। इन तीनों ब्रांचेस को मर्ज करके एक इंसान ने नई ब्रांच बनाई और उसको नोबेल प्राइज मिल गया, उसका नाम है स्वांति पावो। तो चीज को प्रेजेंट, जैसे आप देखते हो बड़े होटलों में चाहे देगा समोसा ही आपको, यही जो 5-10 रुपए का मिलेगा, लेकिन रेट उसका कितना लगाएगा, 500। ऐड आती है ना टीवी में, वो उतने इटालियन नाम लिखे होते हैं, बंदा कंफ्यूज होता है, लास्ट में बोलता है चलो ये ले आओ, लास्ट में समोसा आता है, चटनी आती है और एक पुदीने का पत्ता। प्रेजेंटेशन, तो आपको भी प्रेजेंटेशन वैसी ही करनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो खुश हो जाए, वाह इफेक्ट आ जाता है उनके। एक्चुअल में है ही ब्यूरोक्रेसी, है ही ये बातों का खेल है, लफ्जों का खेल है। आप घुमा दो, आपके अफसर में, आप जब कहीं अफसर लगोगे, कोई बंदा आपके पास काम कराने आएगा और वो पहले ही पता है इसका काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन आप कभी भी उसको ऐसे थोड़ी भेजोगे वापिस तेरा काम। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट वही है जो बंदे को खुश करके भेजे, भले ही उसका काम ना करे, काम उसका कोई नहीं करने वाला, लेकिन वो उसको पता ही नहीं चलने देगा कि तेरा काम, मतलब उसको ये नहीं रियलाइज होगा कि अंदर हुआ क्या है, इसने जो चीजें बोली है तो मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको वही बनना है, आपको एग्जामिनर को भी वही चीज बनानी है। इट्स अ प्रोसेस ना, आपको वहां तक पहुंचना है, यू हैव टू रीच देयर। और जिस दिन आपके अंदर ये वैल्यू, ये क्वालिटी आ गई, समझ जाना कि आप ब्यूरोक्रेट बन गए। ठीक है, चल, इसके अलावा सोर्सेस क्या क्या होंगे, हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। देखो, क्लास नोट्स हम आपको प्रिंटेड कॉपीज भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का मानना है ये पेपर जब तक आपने अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाया, आप नहीं निकाल सकते, चाहे वो जीएस का हो चाहे ये ऑप्शनल का हो। अगर आपके नोट्स आपके हैंड रिटन नहीं है तो आप ये पेपर कभी भी नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, क्योंकि रिवाइज नहीं होते हैं। अपने नोटबुक बनाई होंगी, चाहे इतनी मोटी नोटबुक्स भी होंगी ना, आप उसको जल्दी रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जोर यही देता हूँ कि मैं डिक्टेशन कराऊं, आपको लिखूं, बट डिपेंडिंग, अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं जल्दी जल्दी भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। शुरुआत हम करते हैं, साथ में बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए एनसीईआरटी, कौन सी वाली, केरला बोर्ड की, ये है एससीईआरटी। ठीक है, तो ये हमारा एक जो चैनल है एंथ्रोपोलॉजी बाय विशाल सर, उस पे शेयर की हुई है। थोड़े दिन में ही आपका क्लास का भी चैनल बन जाएगा एक, तो मैं उसमें भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपका टास्क क्या है, आज घर जाके ये बुक आप खरीद लो। ठीक है, ये ऐसे दुकान से नहीं मिलेगी, इसको प्रिंट कराना पड़ता है, तो विक्रम चौक से कहीं से इसको प्रिंट करा लो। अगर ई बुक पढ़ सकते हो तो फिर मेरे उस पे चैनल पे शेयर है, वहां से आपको लेनी पड़ेगी 11th और 12th की। बहुत से लोगों को अभी पता भी नहीं है।
लोगों को छोड़ो, टीचर्स को नहीं पता है कि एंथ्रो की भी एनसीईआरटी होती है। तो एनसीईआरटी तो नहीं है सीबीएसई की, लेकिन केरला बोर्ड की है 11th और 12th की। ये आपको साथ साथ पढ़नी है जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, और कोशिश ये करना कि इनिशियल 1 वीक में आप इसको पढ़ के खत्म कर दो। आसान है, ठीक है, आसान है ये। एक हफ्ते में आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एंथ्रो की एनसीईआरटी। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये 2 महीने इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब मैं तेरे को पूछा तो क्यों करना चाहता है ये एग्जाम, तेरे को पता ही नहीं है, तू कहता जब पता चलेगा। अगर तेरे को पता हो ना कि तू ये एग्जाम क्यों निकालना चाहता है, तो फिर तेरे को नींद नहीं आएगी रात को। मेरे साथ हुआ है ऐसा। सर कुछ लोग बोलते हैं जैसे आपने नंबर या नंबर पढ़ लो तो आपको ऐसी बात समझ ही नहीं आएगी नंबर, समझ ही नहीं आएगी नंबर, क्या करोगे पढ़ के। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने सारा पढ़ लिया, उसके बाद हम नंबर या नंबर लास्ट में पढ़नी है, शुरुआत नहीं करनी है उससे, लास्ट में पढ़नी है, और वो भी सिलेक्टिव पढ़नी है, क्योंकि आपको पेपर निकालना है। मैं तो पहले ही बोला, पीएचडी नहीं करनी है, पेपर निकालना है, बाकियों से ज्यादा नंबर लेने हैं बस। अगर मैं आपको ऑलरेडी एम्बर एम्बर के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो फिर क्यों पढ़नी है आपने वो जो मैं करा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एम्बर एम्बर पढ़ के नोट्स बना के ही आपको दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप पढ़ो बाद में। अगर किसी को फेल कराना है तो उसको बोल दो एम्बर एंड एम्बर पढ़ो, याद रखना। अगर अगर आपको अपने सर्कल में किसी बच्चे से कोई रंजिश निकालनी है ना, कुछ नहीं करना, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, नेट पे सर्च करो उसकी सबसे मोटी किताब कौन सी है उसको, और खरीद लो एक, बोलो मैं यही पढ़ रहा हूँ आज का। जो जो उसको पढ़ेगा कभी पेपर नहीं निकाल पाएगा। मेरा एक ही फंडा है, जितना पतले नोट्स, जितनी छोटे नोट्स, उतने ज्यादा उसको फॉलो। स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करना, जहां पे बोलते हैं आपका स्ट्रक्चर का, तो मतलब ये चीज हमें आज तक नहीं पता चला। जैसे पूरा सिलेबस हो गया हमारे पास, स्ट्रक्चर क्या रहता है ये आपको भी समझ आएगा। आपको शेड्यूल बन रहा है ना आपका परीक्षा प्रज्ञान का, उसमें अब आपके टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जो आपने जैसे उधर जितना कुछ पढ़ लिया, अब आपका उसका टेस्ट होगा, तो आप आंसर लिखोगे। ये क्या होता है, देखो हम जब भी नया बैच स्टार्ट करते हैं ना, तो हम इनिशियली असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। इनिशियली हम 2-3 वीक्स तक, आपने ज्वाइन किया है उधर बीच में, तो आपका वो इनिशियल असाइनमेंट वाला फेस निकल गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपके 1-2 आंसर इवेल्युएट किए थे, तो वो मैंने आपको लिख कर भी दिए थे, ठीक है। तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना थोड़ा बहुत, तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी दूंगा कि कैसे करना है। फिर आप आंसर लिख के मुझे जमा कराओगे, तो फिर मैं उसको करेक्ट करके आपको दूंगा। फिर आप उसको फॉलो करके एक और आंसर लिख के दोगे। तो ये एक्टिविटी चलेगी हमारी इनिशियली 4-5 असाइनमेंट्स के लिए। फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप खुद से करके मुझे जमा करो। तो वो कुछ कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, तो जो स्टडी होते हैं वो कराते हैं, तो वो चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। आपको तो जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके उधर टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो अब आप टेस्ट ही देना। लेकिन अगर ये शुरू में अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करते हो, तो इधर असाइनमेंट भी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, ये मैं बताऊंगा बाद में, अभी कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमारी खुद के नोट्स हैं, जैसे एक ये बुक, हमने 2 बुक्स निकाली हुई है, ठीक है। ये बुक ऑलरेडी दे चुके हैं हम ऑनलाइन बच्चों को। ये जल्दी हमें इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि अभी मेंस था बच्चों का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कवर किया गया है, इसमें एक तो पूरे सिलेबस का जिस्ट है, आपको अभी नहीं पढ़ना, ये जिस्ट लास्ट में पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो भी केस स्टडीज होती हैं पूरे 1 साल की इसमें प्रेजेंट है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हमें नेम्स, ऑथर्स बुक्स होते हैं, कोट्स होते हैं जो हमें आंसर में लिखने पड़ते हैं, इससे हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और ग्लॉसरी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये वाली बुक हम ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर चुके हैं प्रज्ञान आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। ये प्रज्ञान आईएएस का आईडी है टेलीग्राम चैनल का। अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे, फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चीजें मुझे आपको और दिखानी है, ये पीपीटी इतनी ही है, चीजें मुझे आपको दिखानी है कुछ, ठीक है। हाँ, ये वो बुक है। तो इसमें हमने क्या किया, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है वो सारा हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो अभी तो ऊपर ही आपके चैप्टर्स ही चल रहे हैं। यहाँ पे करंट अफेयर हैं पूरे 1 साल की, केस स्टडीज, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके वर्क। फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरली पूछ लिया जाता है, तो इनको मैंने अलग कैटेगराइज करा, ये टेबल में बना के दिया हुआ है। फिर कोट्स हैं और ग्लॉसरी है लास्ट में, ठीक है। तो ये इनिशियली ये बच्चों के साथ शेयर किया हूँ, ये आपको हम लोग प्रिंटेड भी देंगे, ठीक है। तो फिर इसके लास्ट में ये सारा वही चल रहा है अभी। ये शॉर्ट है पूरा सिलेबस का क्रक्स।
लास्ट में हमने मुझे आपको दिखाना टेबुलर फॉर्मेट वाला वो जो ये ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो एंथ्रो में कैसे करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ना है, क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ते जाओगे ना, आपने करना क्या है कि ये जो सिलेबस है इसको हमेशा अपनी नोटबुक्स के साथ रखना है और इसको पढ़ते जाना है। इनिशियली मैं आपको 4-5 दिन में ये रटवा दूंगा पूरा। ठीक है, तो आपको जब एक बार सिलेबस पता चल गया तो जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हो फॉर जीएस उसी से आपको सेग्रीगेट कर लेना कि ये तो एंथ्रो से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे अभी इस बार अभी देखना इनका पेपर है ना, मुझे पूरा एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन इनको आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आज तक कहा यह जाता था कि इनिशियली जो मेन या वुमेन थी, जो फीमेल मतलब जेंडर स्पेसिफिक रोल्स थे हमारे, कहा यह जाता था कि जो मेल्स थे ये हंट करने बाहर जाते थे और फीमेल्स घर संभालती थी। क्योंकि आज तक भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में होता है कि मेल बाहर जाके एक्सपेक्ट किया जाता है मेल से कि वो बाहर जाके काम करे। कोई मेल बेचारा चाहे घर घर पे कपड़े धोना खाना बनाना उसको सोसाइटी अलाउ ही नहीं करती है। ठीक है, तो मेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जाओ बाहर मजदूरी करो कमा कर लो। और वुमेन अगर चाहे बाहर जाना तो लोग अभी तो कर रहे हैं प्रमोट, लेकिन ऐसे अंदर अंदर ही चाहते हैं कि बाहर का तो करो करो लेकिन घर का तो करना ही है आपने। तो ये माइंडसेट है सोसाइटी का। तो ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? क्योंकि हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि फीमेल बहुत अच्छी हंटर थी। तो देखो जब पूरी सोसाइटी को ऐसे रेवोल्यूशनराइज करने वाली कोई एविडेंस मिल जाए तो एग्जामिनर को छोड़ता नहीं है, तो डालेगा पेपर में। तो वो केस स्टडी है। फिर और कैनिबलिज्म क्या होता है? इंसान को खाना नहीं, यही बच्चे गलती करते हैं, अपनी स्पीशी को कंज्यूम करना। अगर कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते को मार के खा रहा है तो कैनिबल, बिल्ली दूसरी बिल्ली को मार के खा रही है तो कैनिबल, इंसान अगर दूसरे इंसान को खा रहा है कैनिबल। कहा ये गया। ये होमिनिन क्या है? होमिनिन क्या है? ये बेसिकली हमारे पुराने पूर्वज हैं। तो कहा यह जाता है कि देवर एंगेज्ड इन कैनिबलिज्म। ये उसका एविडेंस। तो हो सकता है पेपर में कैनिबलिज्म आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये निएंडरथल वही स्वांते पाबो जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उसने इसके ऊपर डिस्कवरी करी थी। तो अभी हमने किया क्या है, इसके बारे में थोड़ी और चीजें बता दी। इनफैक्ट इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जितनी भी है वो सारा हमने यहाँ पे कैप्चर करके इनको 1 साल का, ये तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, आगे इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो ये वैसे मैं जो क्लास में लिखाता हूँ मैं वहां पे भी कवर कर ही लेता हूँ, लेकिन ये लास्ट में क्रक्स बना के भी बच्चों को दे देते हैं हम कि चलो उनका थोड़ा अगर पेपर में आ जाए तो काम हो जाए। जैसे कि हमने चलना कैसे सीखा, ये सारा कुछ इसमें। ठीक, तो अब फिर ये कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके वर्क्स और केस स्टडीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि साथ साथ करो, बट जो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये है। ये फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, केस स्टडीज लिखी। और लास्ट ये भी फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और ये कुछ कोट्स हैं। आजकल पिछले साल क्या हुआ था, डायरेक्ट कोट आ गया था और पूछा गया था कि इसके बारे में बताओ। तो जो फेमस कोट्स हैं वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं और इसके नीचे ग्लॉसरी की पूरा एक एक चीज एंथ्रोपोलॉजी की टर्म्स। बेसिकली आपको मेंस में टर्म्स से ही मार्क्स आते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स जिनको बोल सकते हैं। तो ये आप जैसे अपने साथ रखोगे, डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करोगे, हम क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे। और यही कुछ चीजें हैं जिनसे आपको क्या मिल सकता है, आपको एक एज मिलती है पेपर में कि आप क्या कर सकते हो, अब अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। और ये तो सिलेबस ही है, सिलेबस हमने देख ली, ये अभी नहीं डिस्कस करना, हमने ये बाद में करेंगे। ये पेपर है बेसिकली ना, ये बाद में करेंगे। और इसके अलावा कुछ 1-2 चीज है जो मुझे आपको बतानी है, तो वो मैं शेयर करता हूँ यहाँ से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये कोट आया था। ठीक है, कि बताओ कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये सबसे ज्यादा ह्यूमनिस्टिक है साइंस में और सबसे ज्यादा साइंटिफिक है ह्यूमैनिटीज में। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ऐसा है कि इसमें थोड़ा सोसाइटी वाला एस्पेक्ट भी है और थोड़ा बायो वाला भी, यानी कि इसमें थोड़ा सोशल वाला एस्पेक्ट भी और थोड़ा साइंस वाला भी, दोनों क्या है, मिक्स है। दोनों क्या है, मिक्स है। तो वो उन्होंने कोड पूछ लिया था, तो उसकी ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये आपको अभी नहीं, आपको बाद में बताएंगे। मेन चीज आपको जो 1-2 चीज है, खैर हम बाद में बता ही सकते हैं, बट मैं चाह रहा था कि आज आप थोड़ा सा ये देखते। चलो कल ही कर लेंगे उसका, टाइम हो गया ना, क्योंकि 1:15 हो गया, उसको कल ही करेंगे।
ठीक है, तो अभी आप घर जाके क्या करना है आपका, अभी आपने नोटबुक खरीदनी है, कौन सी वाली, ये वाली यूपीएससी वाली नोटबुक ही लेना, ठीक है, दिखाओ ये, जिसका पेज ऐसा, अगर आपने सिंपल वाली खरीद ली है ना, फिर आप एक स्केल खरीद लो, तो वो स्केल लगाना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी मैं आपको लिखाऊंगा बाद में आपको उसको वैल्यूडेशन करनी पड़ेगी, तो आपकी ऐसी 4 नोटबुक्स नहीं बननी चाहिए, इधर खाली जगह जो बची हुई है यहीं पे आप वैल्यूडेशन करोगे साइड साइड में, ठीक है, तो इसीलिए पहले से ही ऐसी नोटबुक रखो। और दूसरा नंबर, आपने ये एनसीईआरटी जो है ये खरीदनी है, अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एंथ्रोपोलॉजी बाय विशाल सर, उस पर शेयर की हुई है, मैं दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ, तो उसको पढ़ना शुरू करो, एटलीस्ट पहला चैप्टर उसका देखना शुरू करो, बहुत आसान दिया हुआ, गांधी जी की स्टोरी लिखी हुई है, ठीक। और फिर हम कल इसको आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, कल इसको हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, करेंगे। तो ये क्लास आपकी हाइब्रिड मोड में चलती है, ठीक है, कि जिनको नहीं पता है आप जैसे यहाँ आ रहे हो लाइव, यहाँ अगर नहीं आ सकते, किसी दिन बीमार हो, घर बैठे हो, तो आप घर से भी लाइव क्लास ले सकते हो, ठीक है, और कभी बीमार हो जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बनेगा आपकी क्लास का, इसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पे नोट्स वगैरह भी शेयर होते हैं, वैल्यू एडिशन, और आप पूछ भी सकते हो कुछ भी, और क्लास के बारे में भी अपडेट मिल जाए, ठीक है, तो वो हम 1-2 दिन में बना देंगे। आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अटेंडेंस में अपने अपने फ़ोन नंबर जरूर लिखने हैं टेलीग्राम वाले, जिस पे टेलीग्राम चलता है, ठीक है, तो फिर हम ताकि आपको कांटेक्ट कर सकें, ठीक। चलो, थैंक यू। तो पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो, पूछना, ये तो आते ही इधर, आप दोनों ही हो, आपको पूछना है कुछ दोनों को तो पूछ सकते हो, पूछना है कुछ। क्लास एग्जैक्टली आपकी 11, 15, 20, 25 के बीच में डिपेंड करता है आप लोग कैसे कैसे पहुंचते हो। अब जैसे देखो, इसको बंद करो, ये ममता बंद करना,